हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जनरल साइंस रसायन विज्ञान पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर और 20 तक क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इस चैनल पर टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जो कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट सेकंड को, जिसमें हम 20 से लेकर और 40 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। प्रश्न नंबर 1, शराब में उपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर होगा शराब के अंदर इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जहरीली शराब किसे कहा जाता है। अब बात आई है जहरीली शराब की, तो वो कहा जाता है मैथिल अल्कोहल को। इसे भी आपको याद रखना होगा कि मैथिल अल्कोहल जहरीली शराब होती है जिसका सूत्र होता है CH3OH। और जो पीने योग्य शराब होती है वो होती है एथिल अल्कोहल। इन दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा को करवाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI, तो इसका प्रयोग ही किया जाता है कृत्रिम वर्षा को करवाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है। कृत्रिम वर्षा को करवाने के लिए बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI को डाला जाता है। ठीक है, उसको डालने का तरीका कोई भी हो सकता है, जहाज द्वारा, गुब्बारे द्वारा या फिर किसी विस्फोटक रॉकेट के द्वारा भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है और ये आजकल 40 से भी अधिक देशों में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। शून्य समूह के अंदर रखे गए तत्वों को निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आवर्त सारणी के अंदर ये जो खड़े वाले रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये वाले जो बॉक्स होते हैं इनको बोला जाता है समूह या वर्ग, और इस तरह की जो होती हैं इनको बोला जाता है आवर्त। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं या फिर बोल सकते हैं समूह होते हैं। तो 18वां और अंतिम समूह जो होता है इसी को बोला जाता है शून्य समूह, और इसके तत्व निष्क्रिय तत्व या निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं आप देखिए। हीलियम, नियोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी 18वें समूह के अंदर आते हैं और इन्हीं को ही निष्क्रिय तत्व या फिर अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लवण। अब देखिए लवण क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से बताता हूँ कि हम एक क्षार लेते हैं NaOH, प्लस में एक अम्ल लेते हैं HCl। जब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से He क्या निकल जाएगा, H2O, जल बनेगा। प्लस में इसके अलावा क्या बनेगा, Na और Cl जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा NaCl। तो इस तरह से ये बना लवण, ये क्या है, नमक है। तो ये लवण बनता है और इसके साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में जल निकलता है। तो जब भी अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया होती है तो लवण और उसके साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 होती है और यह पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके हैं, सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके हैं, तो आपका सही उत्तर होगा पोलोनियम, और इसके समस्थानिकों की संख्या आपको याद रखनी है 27। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो 100 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आया हूँ इसमें सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मरकरी यानी कि Hg, जिसको हम पारे के नाम से भी जानते हैं। ये एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एकमात्र अधातु कौन सी होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो आप याद रखेंगे कि ब्रोमीन। ठीक है, इसका सूत्र होता है Br, इसे हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रोमीन जो होती है ये एक ऐसी अधातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु की बात आती है तो मरकरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसकी साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और इसकी पीएच 2.2 होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है।
ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो कि विद्युत का, ठीक है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक, मतलब विद्युत का चालन ये अच्छी तरह से कर सकता है। अगर इसमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो ये आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है। तो एसिटिलीन एक ऐसी गैस होती है जो कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, ध्यान रखना, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो पौधे जो हैं वो फलों को पकाने के लिए एक एथिलीन नामक गैस को रिलीज करते हैं, तो ये होती है प्राकृतिक गैस। अगर हम बात कर रहे हैं कृत्रिम रूप से पकाने की तो इसका सही उत्तर होगा एसिटिलीन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस को याद रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किसके द्वारा भरा जाता है। ऑर्गन एक ऐसी गैस होती है जो कि विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः भरी जाती है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस को भरा जाता है उसके जीवन को बढ़ाने के लिए। अब जीवन को बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जो तार सी लगी होती है ना, वो होता है टंगस्टन का फिलामेंट। और उसी को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ऑर्गन भरी जाती है, क्योंकि ऑर्गन जो है वो टंगस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करती। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो उसका जो जीवन काल है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बल्ब के जीवन काल को बढ़ाया जाता है और ऑर्गन गैस को डालकर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो तन्यता धातु का ऐसा गुणधर्म है जिसके अंतर्गत पतले तारों को खींचा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी धातु के पतले तारों को खींचने की, तो उस गुण को कहते हैं तन्यता। जैसे कि सोना, सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। सोने के बिल्कुल पतले तार और एक छोटे से टुकड़े से ही कई सौ मीटर दूरी तक के तार बनाए जा सकते हैं, तो इसे ही कहा जाता है तन्यता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब द्रव सोना इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो गोल्डिश होता है, लगभग इसका कलर जो है वो सोने के जैसा ही होता है और ये काफ़ी चमकदार होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है, इसलिए इसको द्रव सोने के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, सफ़ेद सोने के नाम से, तो वो होता है प्लेटिनम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्लेटिनम है जो कि वाइट गोल्ड है, और द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल की जो स्ट्रेटोस्फियर नामक परत है उसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वो तत्व क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है। मतलब कि अवकरण को हम क्या बोलते हैं, अपचयन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीकरण के विपरीत होता है अपचयन। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन या अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी संख्याओं का जब योगफल किया जाता है तो हमें द्रव्यमान संख्या मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। कोयला ईंधन का ही एक स्रोत है। ऊष्मादायक और ज्वालक ये जो हैं ये ईंधन के एक प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से हमें अथाह मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य के अंदर लगातार चलता रहता है और कई अरबों सालों से चल रहा है और आने वाले भी कई अरबों सालों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो आपस में अभिक्रिया करके हीलियम के नाभिक में, यानी कि हीलियम के अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं।
इसी तरह से नाभिकीय संलयन होता है और हमें अथाह मात्रा में यानी कि असीमित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम का आविष्कार ओटो होन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अब देखो परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, इसके साथ ही साथ नाभिक की खोज है वो भी रदरफोर्ड के द्वारा ही की गई थी। इसे आप ट्रिक से याद अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। यहाँ पर देखना ई से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टे से जे टॉमसन, ठीक है, इसके पै से आ जाएगा प्रोटॉन और प्रोटॉन की खोज रे से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज भी की थी। इसके बाद ना से आ जाएगा न्यूट्रॉन और चे से आ जाएगा चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनसे जुड़े सभी फैक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। हम इस सीरीज के अंदर 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। 60 क्वेश्चन और आने वाले हैं जिससे रिलेटेड 3 वीडियोज आएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।